ना अब यहाँ पे हम लोगों को HX के साथ ट्रीट करना था। HX में भी मैंने पहला HX कंसीडर किया विच इज HCl। ठीक, अब HCl को भी आप तीन टाइप के अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। डिफरेंस क्या है तीनों में? जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट दोनों यूज करोगे। सेकेंडरी के टाइम पे आप सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करोगे, और टर्शियरी के टाइम पे यू कैन क्लियरली सी कि कुछ भी यूज नहीं किया मैंने, HCl इटसेल्फ इज इनफ। ठीक, रिएक्शन इज वेरी सिंपल, आपको बस यहाँ पे OH और Cl का एक्सचेंज करना है, दैट्स इट, और आपको आपका प्रोडक्ट सीधे सीधे मिल जाएगा। डन। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से वो ये कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि HCl with ZnCl2 is called as Lucas reagent। सो इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है कि इस कॉम्बिनेशन को लूकास रिएजेंट के नाम से बुलाया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल में आई हैव यूज्ड लूकास रिएजेंट एंड आई हैव हीटेड इट आल्सो। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ लूकास रिएजेंट यूज हुआ है और टर्शियरी अल्कोहल में कुछ भी यूज नहीं हुआ है। प्रोडक्ट आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि बस एक्सचेंज ही करना है आपको। सो प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2Cl CH3 CH3 Cl CH3 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 Cl, राइट, और यहाँ पे वाटर आएगा। इससे ज्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने लेक्चर्स में आपको इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इसमें टर्बिडिटी फॉर्म होती है, ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को NET के लेक्चर्स में भी बताया, प्लस बोर्ड में जितने लोगों को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था वहां पे भी ये बात बताई है मैंने। ठीक, अभी के लिए अगर मैं उतना डिटेल में जाऊंगा तो इट विल टेक अराउंड 40-45 मिनट्स। तो अभी आप बस इतना याद रखो कि ये तीनों, ये जो रिएक्शन मैंने पढ़ा है, दिस इज यूज्ड एज डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इस रिएक्शन के थ्रू आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? प्राइमरी अल्कोहल, या आप पहले बोलो टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी, मींस फॉर्म्स नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक नॉन ट्रांसपेरेंट। टर्शियरी अल्कोहल नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाता है, और वो जो नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है दैट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में दैट सेम टर्बिडिटी comes after 5 minutes, और प्राइमरी अल्कोहल में that turbidity is formed only after heating। बिना हीट की आपको टर्बिडिटी मिलेगी ही नहीं। सो दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही आप लूकास रिएजेंट ऐड करोगे टर्बिडिटी तुरंत फॉर्म हो जाती है। टर्बिडिटी का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत बन जाता है। किसमें? टर्शियरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनने में 5 मिनट लगता है, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन सिर्फ तब बनेगा जब आप उसको हीट करोगे। तो ये टाइमिंग के बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया था, सेकेंडरी दिया था या टर्शियरी दिया था। बस अभी आपको इतना याद रखना है। NET के लेक्चर्स में मैंने आपको इन सब के कारण भी बताए हैं कि ऐसा क्यों होता है, टर्बिडिटी में कभी टाइम लग रहा है, कभी इमीडिएटली फॉर्म हो रही है, क्यों। पर अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ HCl वाला हो गया। HBr में आप सेम टेक्निक यूज करोगे, तो HBr वाला रिएक्शन में वापस से नहीं लिख रहा हूं, सेम टू सेम रिएक्शन आपको लिखना है HBr के टाइम पे भी। ठीक, इंपॉर्टेंट कौन सा इन तीनों में से? HX में से HCl तो मैंने लिख दिया। HCl और HBr के लिए आप सेम टेक्निक यूज करोगे। HI वाला रिएक्शन बहुत स्पेशल है, तो HI वाला जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो।
जब आप इसमें HI यूज करोगे तो you would take alcohol. Now suppose you have taken this alcohol, और अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हो HI के साथ, डन, क्या बनेगा? CH3 CH2 I plus water. This is what should be formed. ठीक, just a second. अच्छा, वन मोर थिंग, HBr वाला भी आप लोग देख लो। HBr में जो रिएजेंट होता है वो आपको देख कर जाना, एक रिएजेंट यूज होता है उसके अंदर। मैं पूरे रिएक्शंस तो नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं आपको सिर्फ वो रिएजेंट बता दे रहा हूँ। जैसे आप यूज करोगे, सपोज करो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, इन तीनों में से कोई तो भी एक अल्कोहल आप लोगे। तो उस अल्कोहल में अगर आप ब्रोमीन लाना चाहते हो, OH को अगर आप ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो, सो द केमिकल यू आर गोइंग टू यूज वुड बी NaBr विथ H2SO4। ठीक है, इसमें भी पहले आप हीट करोगे प्राइमरी के टाइम पे, बाकी के दोनों के टाइम पे आपको हीट नहीं करना है। ये कब यूज करोगे आप? ये रिएक्शन HBr के लिए, तो ये H2SO4 भूलना नहीं आप। डन। अब आते हैं HI पे। HI के टाइम पे रिएजेंट कौन सा होगा? HI के टाइम पे रिएजेंट होगा सोडियम आयोडाइड H3PO4। तो बस आपको सिर्फ रिएजेंट के नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसका जो मैं आपको चार्ट भेजूंगा उसमें ये सब बहुत शॉर्टकट में लिखा होगा। अभी आपको इतना समझ गया कि अल्कोहल के साथ हमने किसका रिएक्शन किया है? HX का। यहाँ पे मैं जरा एक ओवरऑल मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। HX कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? HCl, HBr और HI। राइट। क्या डिफरेंस है तीनों के रिएक्शन में? HCl के टाइम पे मैंने तुमको किसके साथ रिएक्शन करना सिखाया? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक। सेकेंडरी के HBr के टाइम पे NaBr प्लस H2SO4, और यहाँ पे NaI एंड H3PO4। ठीक, तो इतने रिएक्शन पढ़े आपने सिर्फ HX के अंदर। डन। नाउ नेक्स्ट वुड बी व्हाट? PCl3 एंड PCl5। अब इसको कैसे याद रखते हैं? अल्कोहल तो मैं लूंगा ही, विथ PCl3। याद रखने की टेक्निक क्या है कि जब आप PCl3 के साथ अल्कोहल लोगे तो आप जितने क्लोरीन है उतने ही OH भी लोगे, लेकिन जब यही रिएक्शन आप PCl5 के साथ करोगे तब आप दोनों को इक्वेट नहीं करोगे। देखो यहाँ पे OH और क्लोरीन इक्वल होने चाहिए। अगर आप इनको इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा। यस, अगर ऐसा हुआ तो जितने क्लोरीन है उतने ही OH है, सीधे सीधे रिप्लेस कर दो, 3 टाइम्स RCl बन जाएगा। साथ में जो OH निकला है यहाँ के फॉस्फोरस के साथ वो क्या बना लेगा? H3PO3। अब PCl5 के टाइम पे ये सेम टेक्निक मत लगाना। PCl5 के टाइम पे एक OH एक ही क्लोरीन से रिप्लेस होगा, बस ये अगर आप एग्जाम में भूल गए तो पूरे मार्क्स के। यहाँ पे एक क्लोरीन और एक ही OH रिप्लेस होता है। RCl हो गया, एक रिप्लेस हो गया। अब एक Cl इस H के साथ HCl बना लेता है। 2 क्लोरीन यूज हो चुके हैं, एक R के साथ और एक H के साथ। 3 क्लोरीन अभी भी बाकी है, 3 क्लोरीन बाकी है, एक फॉस्फोरस बाकी है और एक ऑक्सीजन बाकी है। सबको मिलाओगे तो POCl3 बन जाएगा। सो इन दोनों में याद रखना बस ये है कि PCl3 में
जितने क्लोरीन उतने OH, लेकिन PCl5 में जितने क्लोरीन उतने OH नहीं लेना है। बस यही याद करके जाओ, क्योंकि वैसे भी आपसे अगर मान लो यहां अगर आपसे बाय प्रोडक्ट में गड़बड़ हो भी गई तो बाय प्रोडक्ट कोई आपसे नहीं पूछेगा। मेन तो है कि आप प्रोडक्ट गेस कर लो बराबर। ज्यादातर क्वेश्चंस प्रोडक्ट पे ही आते हैं। अब आपका बैड लक होगा कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको बाय प्रोडक्ट भी लिखना है और आप बैलेंस ही ना कर पाओ। पर कम से कम अगर आप इतना याद रख के जाओ कि क्लोरीन और OH PCl3 में इक्वल होने चाहिए, तो कम से कम प्रोडक्ट तक तो पहुंच ही जाओगे। अब बाय प्रोडक्ट में हो गई गलती तो ठीक है, शायद हो सकता है हाफ ही मार्क्स कटे। ओके, PCl3 PCl5 वाला हो गया। इसी कैटेगरी में अल्कोहल के साथ जो लास्ट रिएक्शन है वो है विथ SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। नाम भी याद करके जाना, फॉर्मूला भी, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नाम के साथ है, हो सकता है फॉर्मूले के साथ है। ये बहुत स्पेशल रिएक्शन भी है अगर आप लोगों को याद होगा तो, क्योंकि इस रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बनाना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्यों सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है? बिकॉज इस रिएक्शन के जो दोनों बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज करो तो देखो एक RCl तो यहाँ आ गया, ठीक है, ये सर्कल आप इस पे पूरा नहीं बनाओगे, एक ही क्लोरीन एक्सचेंज किया है ना मैंने, तो RCl हो गया। अब जो OH का H है वो दूसरे Cl के साथ HCl बना लेगा और ये HCl गैसियस स्टेट में होगी। ये गैसियस स्टेट में होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑक्सीजन है अगर आप ये इस SO के साथ जोड़ दो तो दिस बिकम्स SO2, ये भी गैसियस स्टेट में होगी। और इस रिएक्शन को ज्यादातर ये दोनों की वजह से पूछा जाता है, ये चेक करने के लिए कि आपको ये याद था कि नहीं कि इस रिएक्शन के जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसियस थे। तो ये पहला रिएक्शन है जिसका बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर इसका बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोथ बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, हेंस इवॉल्व्ड ऑफ इजीली, इसीलिए ये उड़ जाते हैं। देयरफॉर नो सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। ये है जिसकी वजह से मैं उसको इंपॉर्टेंट मान रहा हूं। इस रिएक्शन में सेपरेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाय प्रोडक्ट गैसियस होने के कारण खुद ही उड़ जाते हैं। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपका मेन प्रोडक्ट। नॉर्मली रिएक्शंस में प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को अलग करना पड़ता है, यहाँ अलग करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैसेस होने के कारण दोनों बाय प्रोडक्ट खुद ही इवॉल्व हो जाते हैं। डन। तो ये पहला रिएक्शन है जिसका बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल वाले सारे रिएक्शंस हो गए, ठीक है ना। अब अल्कोहल वाले रिएक्शंस के बाद में जो सबसे ज्यादा आज तक पूछा गया है वो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था कि फ्रॉम अल्कीन्स कैसे बनाओगे आप। अल्कीन से आपको हैलोजन अल्काइल हैलाइड बनाना है, कैसे बनाओगे? 11th में आपने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है वो रिवाइज करवा दे रहा हूं। पहले आपको याद होगा अल्कीन दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में किसी रूल की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह से ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। इससे अगर आपको हैलो अल्केन बनाना है ऑल यू हैव टू डू इज बस HCl लेके ऐड कर दो, ठीक। HCl की जगह आप HBr भी ले सकते हो, एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, HI भी दे सकता है, जो भी देगा सिंपल ऐड कर दो। दोनों कार्बन सेम है तो इस बात पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि किसको आप H दोगे और किसको आप हैलोजन दोगे। किसी को भी H दो, किसी को भी हैलोजन दो, रिजल्ट आपका यही आने वाला है। HCl के टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा CH3CH2Cl, ब्रोमीन के टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा CH3CH2Br, और आयोडीन के टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा CH3CH2 आयोडीन। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द वेरी सिंपल रिएक्शन, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्लोरीन के टाइम पे HCl के टाइम पे क्लोरीन, HBr के टाइम पे ब्रोमीन और HI के टाइम पे आयोडीन। दिक्कत कब आती है? जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए NET में पूरा डिटेल में बताया है, यहाँ पे आप लोगों को बस स्टेप बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चेक करो कि आपको जो अल्कीन दिया है वो अनसिमेट्रिकल है या नहीं। कैसे पता चलेगा कि अल्कीन अनसिमेट्रिकल है या नहीं है? डबल बॉन्ड के दोनों साइड के कार्बन्स को देखो, इफ दे आर अनइक्वल समझ जाना कि आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन मिला है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अगर इसके साथ में ये हो गया आपका फर्स्ट, सबसे पहले तो इसी को चेक करोगे, जिसको जिसको चेक करना है मैं उसकी नंबरिंग लिखते जा रहा हूं।
मान लो आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन मिला है एग्जाम में, ये आपने वेरीफाई कर लिया कि हाँ जो अल्कीन मिला है वो अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट चेक करो कि क्या आपको साथ में HBr मिला है, क्योंकि सारा झमेला HBr के साथ ही है। अगर गलती से HCl या फिर HI दिया होता तो आप आंख बंद करके मार्कोनिकॉफ रूल लगाते। तो पहले आप चेक करोगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फिर चेक करोगे HBr, और अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो फिर आप चेक करोगे कि पेरोक्साइड दिया है क्या। अब यहां पे जाने के बाद आपके दो रास्ते हैं, या तो उन लोगों ने पेरोक्साइड दिया होगा या तो पेरोक्साइड नहीं दिया होगा। ठीक, अगर पेरोक्साइड दिया है, इफ पेरोक्साइड इज गिवन, तो आप क्या लगाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि इस रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो कहां जाना चाहिए, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। यस, कम हाइड्रोजन वाले, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कम हाइड्रोजन वाले पे जाना चाहिए, ज्यादा वाले पे जाना चाहिए, ज्यादा वाले पे जाना चाहिए। चलो फ्रस्ट्रेट मत हो, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक, अगर पेरोक्साइड नहीं दिया है, ये जाने से पहले मैं अभी आप लोगों को ये सब पूरा रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। इफ नो पेरोक्साइड इज गिवन, ठीक, तब आप कौन सा रूल लगाओगे, MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तब ब्रोमीन को कहां भेजोगे, कम वाले के पास। ठीक, मतलब पहले वाले के हिसाब से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट ये आएगा। चेक करो, ज्यादा वाले को दिया, देखो मैंने ब्रोमीन, ये ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन था ना, मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट में किसको दूंगा, कम हाइड्रोजन वाले को, मतलब ये आएगा ना रिजल्ट। तो एग्जाम में अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी देने वाला हूं, इस पे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड पे, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। अभी पहले बेसिक सीख लो। पहले क्या चेक करोगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं। दूसरा क्या चेक करोगे, HBr है या नहीं। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर तीसरा क्या चेक करोगे कि पेरोक्साइड दिया है या नहीं दिया है। अगर पेरोक्साइड दिया है तो फिर किसके अकॉर्डिंगली जाओगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली। और अगर पेरोक्साइड नहीं दिया है तो फिर किसके अकॉर्डिंगली जाओगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन को दो। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन को दो। ठीक, अब बाकी के जितने केसेस हैं, बाकी के जितने केसेस मतलब जैसे देखो, अब तुमको अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो दिया है, पर यहाँ पे HCl है या यहाँ पे HI है। इन दोनों केसेस में सिर्फ एक ही रूल लगता है, कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ तुमको दिमाग नहीं लगाना है। अगर HCl या HI दिखा तो सीधे सीधे आप मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाओगे, मतलब आपका आंसर या तो ये आएगा, क्लोरीन दिया रहेगा, HCl दिया होगा तो आप ये लिखोगे, और HI दिया होगा तो क्लोरीन की जगह बस आयोडीन लगा दो। देखो दोनों में मैंने मार्कोनिकॉफ एडिशन ही किया है, क्यों, क्योंकि जब तक HBr नहीं होता तब तक आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पार्ट तभी अप्लाई होता है जब HBr होगा। थर्ड स्टेप की जरूरत ही तब पड़ती है जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो, मतलब HBr पे ही सारे झमेले हैं। तो HBr को अच्छे से तैयार करके जाओ। अगर HCl और HI दिखा तो आंख बंद करके मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बनाकर आ जाना। वो भले ही आपको यहाँ पे पेरोक्साइड वगैरह देकर डराने की कोशिश करे, तो पेरोक्साइड देकर सोचना मत कि अरे पेरोक्साइड दिया है तो हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो। पेरोक्साइड देखकर बच्चे इसलिए डर जाते हैं क्योंकि पेरोक्साइड के ही हिसाब से एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम ही रखा हुआ है पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ के 3 नाम है, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ और एक है खराश इफेक्ट। अब जिस बच्चे ने पढ़ा होता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का एक नाम क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट, तो वो यहाँ पे जैसे ही पेरोक्साइड देखेगा वो सोचेगा यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। है क्या जरूरत यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ की, नहीं, क्योंकि HCl और HI गिवन है। तो यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आप मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली जाओ। क्वेश्चंस देख ले, ठीक ना। हाँ सर। लेट्स सी द क्वेश्चंस। अक्टूबर 13 में आया है।
क्वेश्चन वाज ब्यूट 1-ene ऑन, आधा क्वेश्चन लिखूंगा वहीं पे गेस करना शुरू कर देना, पूरा मत पढ़ो। विथ HCl इन, क्या आगे का कुछ बताने की जरूरत है? नो HCl बोल सर। दिया मतलब मार्कोनी कॉफी लगना है। देखो लेकिन आगे उसने कैसे डराया तुमको, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। अब ये सोडियम पेरोक्साइड का नाम सिर्फ डराने के लिए। अगर आप ब्यूट 1-ene का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले ब्यूट बनाओ 4 कार्बन, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड बना दो, हाइड्रोजन्स फिल कर दो, यही है कंपाउंड। HCl के साथ बोला है, पेरोक्साइड दिया है अपने को, क्या हम लोग पेरोक्साइड को कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं। रूल कौन सा लगाएंगे हम लोग? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलता है वो? निगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए? कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा? CH3CH, इसी पे आना चाहिए Cl, बाकी सब एज इट इज। बन गया ये। अब इसके हाँ नाम तो देखो, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। पहले तो उसने तुमसे रिएक्शन पूछ लिया, अब दूसरा उसने तुमको नाम दिए थे, फॉर्मूले नहीं दिए थे, तो अब तुमको नॉमेनक्लेचर का भी आइडिया होना चाहिए। अब अगर नॉमेनक्लेचर का आइडिया नहीं है, जैसे ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन ए वाज N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन बी वाज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी वाज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, IUPAC सॉरी कॉमन सिस्टम पे आया हुआ ये इकलौता क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, और किसी क्वेश्चन पे मेरा ध्यान नहीं गया अभी तक। जिस क्वेश्चन पे मेरा ध्यान गया उसमें से ये पहला है। अब देखो, जिस बच्चे को प्रेफिक्स का नॉलेज नहीं है और जिसको कॉमन सिस्टम नहीं आता है, तो रिएक्शन सॉल्व करके भी तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। यस, रिएक्शन तो सॉल्व हो गया, बट नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ना कि इन चारों में से कौन सा सही है। क्या सिखाया था मैंने? पहले हैलोजन चेक करो किस पे है, सेकेंडरी कार्बन पे। अब या तो आइसो आएगा या तो सेक आएगा, इन्हीं दोनों में से एक डिसाइड करना है। आइसो के लिए क्या होना जरूरी है? CH3 CH CH3 है क्या इसमें? नहीं है, इसका मतलब सेक अपने आप सही हो गया। ढूंढो, इसमें से सिर्फ सी ही ऑप्शन सही है। यस, हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। जुलाई सॉरी ये अक्टूबर 13 वाला हो गया। अक्टूबर 13 के बाद मार्च 16 पे एक आया था। मार्च 16 में बोला गया था, हाउ इज प्रोपीन this is March 16, how is propene converted into 1 bromopropane and 2 bromopropane? कर सकते हो इसको सॉल्व? देखो, जैसे ही क्वेश्चन को मैं स्ट्रक्चर वाइज लिखूंगा आपको 2 सेकंड में क्लिक हो जाएगा। पहले तो प्रोपीन लिखो, ये रहा तुम्हारा प्रोपीन। जो वो बोल रहा है पहले उसको बना लो। वो यही मांग रहा है आपसे, प्रोपीन सॉरी प्रोपीन से क्या बनाने के लिए बोल रहा है आपको? एक बार वो बोल रहा है 1 ब्रोमोप्रोपीन बनाने के लिए और एक बार 2 ब्रोमोप्रोपीन बनाने के लिए। ठीक, 1 ब्रोमोप्रोपीन कैसे दिखता है? ऐसा दिखेगा 1 ब्रोमोप्रोपीन, सॉरी 1 ब्रोमोप्रोपेन। और 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसा दिखेगा? यस। अब खुद सोचो, तुमको नहीं लग रहा है कि पहले वाले में जो हैलोजन है वो ज्यादा कार्बन वाले, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे गया है? हाँ इसका मतलब पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। यस। हाँ और एंटी मार्कोनिकॉफ है मतलब तुम पेरोक्साइड यूज करोगे, राइट? इसका मतलब तुम बोलोगे कि हम लोग इस केमिकल को ट्रीट करेंगे HBr के साथ और पेरोक्साइड के साथ। कब?
जब 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए होगा। उसने यही पूछा था ना कैसे करोगे, तो 2 बार मैंने एक ही में दोनों रिएक्शंस लिख दिया, आप लोग 1 बाय 1 लिखोगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के टाइम पे क्या करोगे आप, पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे। 2 ब्रोमोप्रोपेन के टाइम पे क्या करोगे आप, बिना पेरोक्साइड के ट्रीट कर दो। यस, क्योंकि जब आप पेरोक्साइड नहीं लोगे तब कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी-कॉस्ट रूल, और मार्कोनी-कॉस्ट रूल अपने आप तुमको यही प्रोडक्ट देगा। समझा? तो हाँ मैंने तो हाँ सर। में बता दिया, आप लोग सेपरेटली लिखना। आइडिया आ गया क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाँ सर। ठीक है, हाँ सो ये प्रोपीन वाले क्वेश्चंस थे। देन इसके बाद में प्रिपरेशन में जो लास्ट प्रिपरेशन है, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन। देख लो एक बार ऊपर चल के, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करते रहो। क्या बताया था मैंने, टोटल कितने प्रिपरेशंस है? यहाँ देखो, मैंने बोला था अल्कोहल के साथ इतने, ये मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। फिर इसके बाद में अल्कीन वाला भी एक पढ़ाया मैंने आपको, वो टोटल प्रिपरेशन में यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको पता रहेगा कि आप टोटल कितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। तो अल्कोहल के साथ ये 3 थे, देन आफ्टर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, जो अभी अभी किया हम लोगों ने। ओके, एंड लास्ट वन इज हैलोजन एक्सचेंज। इतने ही है। अल्कीन तक का सब याद हो गया। अब लास्ट प्रिपरेशन तक चलूं, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में सबसे पहले ये याद रखो कि इसके अंदर आप अल्काइल हैलाइड पहले से ही आपके पास होता है। मतलब इसके अंदर एक अल्काइल हैलाइड से आप दूसरा अल्काइल हैलाइड बना रहे हो। तो ये तो सुनने में ही नॉनसेंस लगता है कि जब अल्काइल हैलाइड पहले से ही है तो हम लोग दूसरा अल्काइल हैलाइड क्यों बनाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ज्यादातर पूरा चैप्टर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करता है। फ्लोरीन और आयोडीन आपने नोटिस किया होगा, मैंने बहुत कम पढ़ाया आपको। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन फ्लोरीन और आयोडीन के लिए है। अगर आपको यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन चाहिए इस एक्स की जगह पे, तो वो डायरेक्टली लाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है नहीं बोलना चाहिए मुझे, आसान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक ऐसा अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें पहले से क्लोरीन या ब्रोमीन हो। यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ पे पहले से क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। ठीक, और ये इन दोनों में से जो भी प्रेजेंट होगा, अगर हमको फ्लोरीन चाहिए यहाँ पे तो उसको फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज करवा देते हैं, और आयोडीन चाहिए अगर यहाँ पे तो हम लोग उसको आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। इसीलिए नाम पड़ गया हैलोजन एक्सचेंज। ठीक, पर क्या डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर दोगे या डायरेक्टली आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर दोगे? नहीं। और यही इस क्वेश्चन में तुमको याद रखना है कि फ्लोरीन के टाइम पे कौन सा कंपाउंड लेना है और आयोडीन के टाइम पे कौन सा कंपाउंड लेना है। डन। तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल, बट आपको उसका कंपाउंड याद होना चाहिए। जैसे इसका पहला एक एग्जांपल ले लो कि आपने आरसीएल लिया, अब आप आयोडीन लाना चाहते हो, तो आयोडीन के टाइम पे NaI यूज करोगे, किसके साथ? एसीटोन के साथ। ठीक, बाद में ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। नाउ हियर यू कैन आस्क क्वेश्चन कि सर लेकिन आयोडीन तो हम लोग बना सकते थे ना। एक्चुअल में डायरेक्ट अगर आयोडीन आप बनाने जाओगे, सीधे सीधे I2 अगर लेकर यूज करोगे, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इसीलिए यहाँ पे आयोडीन लाना इतना आसान नहीं है। तो जब भी आपको आयोडीन चाहिए होगा तो पहले आप क्या करोगे, पहले क्लोरीन वाला अल्काइल हैलाइड बना लोगे, और क्लोरीन वाले अल्काइल हैलाइड को आप NaI और एसीटोन के साथ ट्रीट करोगे तो क्लोरीन हट जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? आयोडीन। तो इस तरह से आयोडीन को लाया जाता है। यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे एक अल्केन ले लो, मान लो ये रहा एक अल्केन, और आप डायरेक्ट सोचो कि सर इसको आयोडीन के साथ सीधा ट्रीट करके ऐसा कर दो ना, एक आयोडीन एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ क्या बनेगा? CH3I प्लस क्या बनेगा? HI। और ये जो HI है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को वापस से रिवर्स करवा देगा, इसीलिए डायरेक्ट आयोडीनेशन आप नहीं कर सकते, और इसीलिए इतनी सारी इनडायरेक्ट टेक्निक लगानी पड़ रही है, समझा। तो जब भी आपको क्लोरीन या ब्रोमीन चाहिए होगा अल्काइल हैलाइड में, तो वो आप आराम से बना सकते हो, ठीक। क्लोरीन और ब्रोमीन आप आराम से ला सकते हो, ऊपर जितनी टेक्निक्स मैंने सिखाई आराम से काम करेंगे। पर अगर आयोडीन लाना हो तो पहले क्लोरीन वाला ही अल्काइल हैलाइड लोगे और फिर उसको NaOH के साथ ट्रीट कर दोगे, बराबर। ये जो रिएक्शन है, क्वेश्चन जब भी आएगा इसके नाम पे ही आएगा। आयोडीन वाले का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब अगर आपको फ्लोरीन चाहिए, जो मैंने बोला कि इतनी आसानी से नहीं आ सकता, तो फ्लोरीन के टाइम पे भी आप पहले वही क्लोरीन वाला अल्काइल हैलाइड ले लोगे, और फ्लोरीन के टाइम पे आपके पास बहुत सारे सॉल्ट्स की चॉइस है, उसमें से मैं सिंपल AgF ले रहा हूँ। AgF लो आप, और बस वही क्लोरीन और फ्लोरीन एक्सचेंज कर दो, मिल गया आपको RF, ठीक। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। एग्जाम में आप कहां फंसोगे, आपको यही नहीं याद आएगा कि फिंकलस्टीन कौन सा था, आयोडीन वाला या स्वार्ट्स था आयोडीन वाला। तो हमेशा याद रखो, जिसके नाम में F है उसमें F नहीं लेना है, ये याद करके जाओगे आप। फिंकलस्टीन में F नहीं लेना है, मैचिंग मत कर देना बस कि फिंकलस्टीन में F है तो आप F ही ले लो। अच्छा, यहाँ पे AgF के अलावा और कौन कौन से सॉल्ट्स की चॉइस है आपके पास। अगर AgF नहीं है, यू कैन यूज Hg2F2। इसके अलावा आप AsF3 यूज कर सकते हो, और एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो। इतनी सारी चॉइस है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिंपल वाला इसमें से कोई तो भी देंगे। डन। तो हैलोजन एक्सचेंज में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले तो ये करते कब है, जब आयोडीन या फ्लोरीन लाना हो, तो इसकी जरूरत ही तब पड़ती है जब आप फ्लोरीन या आयोडीन मांगो। क्लोरीन और ब्रोमीन वाला बोलोगे तो ऊपर वाले रिएक्शन से ही हम लोग बना लेंगे। अब अगर फ्लोरीन और आयोडीन लाना है तो कौन से वाले के टाइम पे कौन सा रिएक्शन करोगे, फिंकलस्टीन कब करोगे, जब फ्लोरीन चाहिए होगा, बराबर। नहीं, क्या बोला मैंने, जब नाम में F होगा तब फ्लोरीन नहीं लेना है, तो तो फ्लोरीन नहीं फिंकलस्टीन में लेने का। फ्लोरीन नहीं लोगे, आयोडीन लोगे, बराबर। अब यहां कंफ्यूजन आ रहा है तो हाँ सोचो सर। एग्जाम में क्या हाल होगा। डन। मैं एंड में भी एक बार रिवाइज करवाता हूँ। चलो, अब इस पे क्वेश्चन क्या आया था, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, 3 बार। सुनाओ, पहला क्वेश्चन जब आया था इसके ऊपर, दैट वाज इन जुलाई 18, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव में आया था कि C2H5 Br गिवन था, और यहां पे आपको NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये ड्राई एसीटोन ड्राई क्यों है वगैरह वगैरह, ये सब NET के लेक्चर्स में बताया है मैंने, तो अभी यहाँ पे उस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्ट एक्सचेंज कर दो, बन गया आपका प्रोडक्ट C2H5I, ठीक है, प्लस NaBr। आपसे पूछा गया था इस रिएक्शन का नाम बताओ, 4 ऑप्शंस गिवन थे। ऑप्शन 1 वाज वर्ड्स रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है, आप एग्जामिनर की मेंटालिटी समझो, वो लोग जब ऑप्शंस अरेंज करते हैं उसके पीछे भी कारण होता है। बाल स्कीमन तो चलो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, ये तो एकदम ही अलग रिएक्शन है, इसको छोड़ दो। पर वर्ड्स रिएक्शन देखो थर्ड पे डाला है, सॉरी फर्स्ट पे डाला है, थर्ड पे डाला है स्वार्ट्स रिएक्शन, फोर्थ पे डाला है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, ये तो होगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं है यहाँ पे। वर्ड्स क्यों डाला है, क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन में भी सोडियम यूज होता है, तो आधे बच्चे यहाँ सोडियम देखते हैं, उनको याद आता है हाँ सोडियम वाला शायद वर्ड्स था, और वर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। इसीलिए देखो फर्स्ट ही उन लोगों ने तुमको वर्ड्स देकर रखा है, ताकि सोडियम देखकर तुम रॉन्ग टिक कर दो। याद रखो, वर्ड्स रिएक्शन में ड्राई सोडियम यूज होता है, एसीटोन यूज नहीं होता, उसमें सिर्फ सोडियम होता है, सोडियम का सॉल्ट नहीं होता। इस रिएक्शन में देखो मैंने सोडियम का सॉल्ट यूज किया है, NaI यूज किया है ना, वहां सिर्फ Na होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा वाला भी, अभी इन दोनों में जाकर कहानी फंसी है। आप कैसे याद करोगे, सर ने बोला था जिसमें F है उसमें फ्लोरीन नहीं है, मतलब उसी में आयोडीन है, बराबर ना। इसमें F नहीं लिखना है, हाँ सर। F नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, आयोडीन ही लिखोगे ना, और ये रिएक्शन भी कौन सा, आयोडीन वाला ही है, मतलब यही है तुम्हारा आंसर, फिंकलस्टीन ही होगा, बराबर। हाँ सर। अब इसके ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन 2 बार आया है, एक ही क्वेश्चन 2 साल पूछा गया था, मार्च 16 में भी और 20 में भी सेम क्वेश्चन था कि
मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड बनाओ। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल फ्लोराइड बनाने वाले प्रोसेस का आपसे नाम ढूंढने के लिए बोला गया था। ए बोला गया था फिंकलस्टीन, बी बोला गया था स्वार्ट्स, सी वॉज विलियमसन्स एंड डी वॉज वर्ड्स। अब देखो, एक हैलोजन हटाकर दूसरा हैलोजन लाया है, इससे तो तुम डायरेक्ट गेस कर लोगे कि ये तो हैलोजन एक्सचेंज वाला है। नाउ ऑल यू हैव टू गेस इज कि हैलोजन एक्सचेंज के ये दोनों, अब इन दोनों में से कौन सा बोलना है। तो ये फ्लोरीन वाला है ना, तो मतलब एफ नहीं होना चाहिए, राइट? यही सिखाया मैंने, फ्लोरीन वाले के नाम में एफ नहीं होना चाहिए। तो एफ नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? स्वार्ट्स। तो प्रिपरेशन पे आज तक इतने ही क्वेश्चन आए हैं। लुकास रिएजेंट पे तो नहीं आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। PCl3, PCl5 और SOCl2 पे भी अभी तक नहीं आया है। बट अगर आप इसका ये मतलब निकाल रहे हो कि सर आगे भी नहीं आएगा, तो आप बेवकूफ, आ सकता है बाकियों पे भी क्वेश्चन। क्यों बता रहा हूं मैं कि किस पे आया है किस पे नहीं आया है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर लास्ट मिनट पे, कई बार होता है कि बच्चे चैप्टर ही छोड़ने लग जाते हैं, तो अगर आप चैप्टर छोड़ रहे हो तो कम से कम उतने क्वेश्चंस तो करके चले जाना जो पहले से आए हुए हैं। तो एटलीस्ट अगर आप पूरा ही HDA छोड़ रहे हो तो मिनिमम आपको लास्ट में हैलोजन एक्सचेंज कर लेना चाहिए, 3 बार आया, और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ करके जाना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुमको सच में HDA छोड़ ही देना चाहिए, पोटेंशियल चैप्टर है, ट्राई करो पूरा ही करने के लिए। मैं वैसे भी तुमको पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने यही लेक्चर्स को पूरा ध्यान से सुन लिया, नोट्स को फॉलो किया, तो वैसे भी ये पूरा चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो ही जाएगा। और अगर फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड ऐसा हो ना कि आप लास्ट मिनट इसको नहीं रिवाइज कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उतने क्वेश्चन करके चले जाना जिसपे मैंने जानबूझकर तुमको बताया कि देखो ये सब बोर्ड में आ चुके हैं। और मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आए वो आएंगे भी नहीं, नो वेयर आई एम सेइंग दैट। ठीक, चलो फटाफट एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अच्छा एक काम करो, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल ही इसका पूरा रिवीजन करवाता हूँ। वैसे भी ये मीटिंग एंड होने जा रही है, तो अभी रीजॉइन करोगे उसमें और टाइम जाएगा। सो आई विल मीट यू टुमारो। बाकी के मेरा डाउट था। अच्छा ठीक है, सब लोग रीजॉइन करो, प्लीज रीजॉइन करो, रीजॉइन करो। किसी और को भी हो सकता है डाउट हो, 5 मिनट के अंदर छोड़ दूंगा, रीजॉइन करो। वन 4 1 यस, क्या डाउट है इसमें? वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो ग्रुप 17 के है ना, लास्ट लाइन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल फॉलो द ऑर्डर दिस। ठीक है, हाँ वो। हाँ, तो ये यहाँ पे जो नॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है ना, इसका एक कारण है जो मैं आपको एटॉमिक पीरियोडिक टेबल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको इसका डिटेल में आंसर मिल जाएगा। इसका रीजनिंग यहाँ पे आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो एनईटी में मैं आपको इसका बहुत डिटेल में आंसर दूंगा। और ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं है, फर्स्ट के बाद जो सेकंड एलिमेंट आता है किसी भी ग्रुप का, जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो नीचे वाला छोटा सेकंड एलिमेंट आता है, उसमें कुछ खास बात होती है। खास बात ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस होता है वो आपको काफी डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप वहां के लिए छोड़ दो, अभी वैसे भी पीरियोडिक टेबल चल ही रहा है, तो आजकल में ये क्वेश्चन वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और अभी बहुत डिटेल में मिलेगा। यहाँ ये आपके बोर्ड से कनेक्टेड नहीं है, बोर्ड पे इस पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको बस ये याद रखना है कि देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑर्डर, कुछ यहाँ पे एबनॉर्मैलिटी है। डन, लाइन से नहीं है, होना ये चाहिए था कि सब कुछ लाइन से होता, पर ऐसा है नहीं। और ये इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको बस आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि पहचानो कि क्या राइट ऑर्डर है, वो आप यहाँ से याद कर लो। ठीक, और उसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आराम से आधा पौने घंटे का कॉन्सेप्ट है, वो एक एक के बारे में आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। और फॉर्चुनेटली आपको ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल चालू भी है, तो वो आप वहीं पे पढ़ लेना। डन, और किसी को कोई डाउट है? सर जो इस 8 चैप्टर है उसमें जो ट्रांजिशन मेटल का जो कलराइजेशन है ना, वो बताओ ना कि कलराइजेशन क्यों आता है ट्रांजिशन मेटल्स को। अच्छा एक काम करो, आप लोग डाउट सेशन में कल लूँ, चलेगा? हाँ ठीक है सर। इसलिए क्योंकि तुम लोग जो गूगल फॉर्म्स पे जो चैप्टर सेलेक्ट करोगे, अगर गलती से तुम्हारा डाउट उसी चैप्टर से, तो फिर मत पूछना,
और ये तो कंफर्म हो जाएगा तुमको कि सर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसको छोड़कर जो बाकी के चैप्टर होंगे उससे फिर डाउट पूछ लेना, राइट? क्योंकि क्या भरोसा कल तुम लोग ट्रांजिशन मेटल ही दे दो, तो अगर ट्रांजिशन मेटल दे ही दोगे तो फिर उसमें तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन डिटेल में आ जाएगा। तो आज आप लोग ध्यान से गूगल फॉर्म्स पे अपनी पसंद के कोई भी 2 चैप्टर्स पे टिक करके भेज दो। मैम मुझे बता देंगे सबसे ज्यादा बच्चे ये चैप्टर सुनना चाहते हैं, मैं वही दोनों चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक? अगर उसके अलावा फिर आप लोगों को चैप्टर का नाम भी पता चल चुका होगा, तो उसके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स होंगे उसके आप लोग डेली डाउट पूछ लेना। तो डेली मैं आपको 1.5 से 2 घंटा पहले तो एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, और लास्ट हाफ एन आवर में आप लोगों के डाउट्स लेता जाऊंगा। वो चाहे आप जिस चैप्टर से पूछना आप उस चैप्टर से पूछ लेना, चलेगा? चलो, तो रिवीजन मैं आप लोगों का कल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग ये पढ़कर आ जाओ। नोट्स मैं मैम को बोलता हूँ, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? आप लोग सर। उससे रिवाइज कर लो, और जो चीजें नहीं समझी होंगी वो कल पूछ लेना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? सर पढ़ाई करते वक्त ज्यादा देर तक कैसे फ्रेश रहे, मतलब हर आधे घंटे या 20 मिनट पे ब्रेक लेते रहो। तुम में से जो भी स्वामी विवेकानंद बनने बैठेगा उसका पूरा पेपर बर्बाद जाएगा। एग्जाम का जो टाइम होता है वो सिर्फ टाइम होता है कि हाउ यू हैंडल योरसेल्फ, और अपने आप को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है कि मोर देन 20-25 मिनट से ज्यादा किसी एक पोजीशन में एक जगह मत बैठो। तुमको सिखा दिया गया है कि सिंसियर बच्चे ऐसे होते हैं, सिंसियर बच्चे वैसे होते हैं। एग्जाम के टाइम पे ना आपको आपके ऊपर कोई कैमरा नहीं लगा है, पूरा देश आपको लाइव नहीं देख रहा, बिग बॉस के घर में नहीं हो तुम, सो यू डोंट हैव टू शो ऑफ टू एनीवन। आप वो काम करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप मेरे से पूछो कि सर आइडियल प्लान क्या होगा, तो आइडियल प्लान तो यही है कि रॉ वेजिटेबल्स खाओ, नींद अपने आप कम हो जाएगी। आने वाले 15-20 दिन अगर तुम अपना खाना पीना मेंटेन कर लो, तुम्हारी 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, 90%। क्योंकि अगला क्वेश्चन कोई ना कोई लेकर बैठा ही होगा कि सर नींद का क्या करें। आपको नींद के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस रॉ खाना खाना शुरू कर दो, काकड़ी गाजर यही सब दिन भर चबाते रहो। खाना खा रहे हो राइस मत खाओ, रोटी खा, मैं बंद नहीं बोल रहा हूं करने के लिए, मैं बोल रहा हूं अमाउंट रिड्यूस कर दो। 2 रोटी खाते थे, आधा रोटी खा लो, बस मन भरने के लिए आधा रोटी खा लो, समझा? आपके 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएंगे। हाँ एक सर। जगह पे ज्यादा टाइम तक बैठो मत, हर 15-20 मिनट पे अलार्म लगा के रखो, चेंज योर पोजीशन। 5 मिनट के लिए सही खड़े हो जाओ, मुंह धो लो। अगर आप सिंसियर नहीं हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो। जब नींद आए तो खुद को डराओ मत कि सोना नहीं है वरना मेरा पेपर छूट जाएगा, उल्टा पेट भर के सो, 15-16 घंटा लाइन से सो। मैं लिख के दे रहा हूं, 15-16 घंटे के बाद तुम खुद उठ के पढ़ने बैठ जाओगे। अपनी ईमानदारी पे ट्रस्ट करो। अगर आपको नींद आ रही है और अगर आप फोर्स करोगे नहीं नहीं मेरे को सोना नहीं है, मेरे को, आपको और नींद आने वाली है। आप सो के तो देखो। चुपचाप से जब नींद लगे तो उसको नहीं लेने की जगह उल्टा उसको लेने का बंदोबस्त करो। ये सोचो कि कैसे तुम 1 घंटे में उठ सकते हो, ये मत सोचो कि मैं सोऊं ही नहीं। उसकी जगह ये बंदोबस्त करो कि ठीक है सो लेता हूँ या सो लेती हूँ पर 1 घंटे में उठ जाती हूँ। ऐसी जगह पे सो जहां पे धूप आने वाली हो, अपने आप उठ जाओगे। आपको खुद को अगर टॉर्चर करना है तो तरीके से टॉर्चर करो, और बेहिसाब आंख बंद करके अपने आप को टॉर्चर करो। कोई नहीं मरेगा तुम में से, मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई नहीं मरेगा। खाना पीना छोड़ दो, 20-20 घंटा पढ़ो, कोई नहीं मरता, कोई बच्चा आज तक नहीं मरा। बिंदास खुद को टॉर्चर करो। बस ध्यान ये रखो कि आपको अपने बारे में दूसरों से मत पूछो कि यार चाय पीऊं कि नहीं पीऊं। तुमको पसंद है ना, 10 कप पियो, 1-2 कप छोड़ो, 10 कप पियो, और मन कर रहा 20 कप पियो। क्योंकि महीने भर में कोई बीमारी नहीं लगती, तो महीने भर में तुमको चाय पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिंदा जितना मन में है उतना पियो। लास्ट मिनट कभी जो डरेगा वही बच्चा जो अपने प्लान्स को बार बार चेंज करेगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, जो बार बार प्लान चेंज कर रहा है वो डर गया है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आप 6 बजे सोच रहे थे फिजिक्स पढ़ने वाले हो, और 15 मिनट बुक देखने के बाद अगर आप बोलो कि नहीं यार केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं, मतलब आप डर गए। तो पहले अपने डर का इलाज करो। जब आप अपना प्लान चेंज कर रहे हो, सोने की जगह सोच रहे हो जाग जाता हूं, जागने के टाइम पे सोच रहे हो सो लेता हूं, प्लान किया था कि नहीं खाऊंगा लेकिन अब सोच रहे हो कि खा लेता हूं, इसका मतलब ये डर बोल रहा है। अपने आप को आइडेंटिफाई करो। जब आपका मन आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, समझ जाओ तुम डर गए हो। जब डर जाओ तो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो कि अगर मैं फेल हो गया, डायरेक्ट फेल पे पूछो, परसेंटेज का तेल लेना, सीधा पूछो अगर मैं फेल हो गया तो क्या मेरे को फांसी दे देंगे? मेरे से पहले जितने फेल हुए क्या सब मर गए? मेरे से पहले जितने फेल हुए क्या उनको टेंशन नहीं आया होगा? क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा?
पर क्या उनका करियर नहीं बना? क्या सीधा इंसान मर जाता है फेल होने के बाद? इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, डर अपने आप चला जाएगा। क्योंकि तुम्हारा डर है ना रिजल्ट को लेकर है। जैसे ही आप रिजल्ट की बातें बंद कर दोगे, डर अपने आप चला जाएगा। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। अगर थोड़ी सी ईमानदारी मेंटेन कर सकते हो तो वो ये है कि अपने आप से अगले 20 मिनट से ज्यादा का बात ही मत करो। तुम में से सिर्फ उसी से पढ़ाई नहीं होगी जो सीधे सीधे सुबह उठकर एकदम विवेकानंद की तरह सोचेगा कि आज कम से कम 60-70 बुक्स तो खत्म ही कर देता हूँ, 12th का भी पढ़ लेता हूँ, और एक काम करता हूँ अगले साल इंजीनियरिंग में जाना तो इंजीनियरिंग का भी आज ही पढ़ लेता हूँ। कहाँ अगले साल के लिए रखेंगे? डोंट पुट टू मच ऑफ टारगेट। सिर्फ अगले 20 मिनट की बात करो कि अगले 20 मिनट में 4 डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद में अगले 4 डेफिनेशन की सुनो। इससे ज्यादा जो सोच रहा है ना उसका डर हावी हो चुका है, और वो आज नहीं तो कल वो वैसे भी डुबाएगा सब। मेरी नहीं मानते हो तो हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की मानो। उनका एक कोट है जो मैं हमेशा सबको सुनाता हूँ कि आपको पूरी दीवार नहीं बनानी है, आपको एक टाइम पे बस एक ईंट अच्छे से रखनी है, और देखते ही देखते पूरी दीवार अपने आप तैयार हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम आज 8 घंटा पढ़ना चाहते हो तो 8 घंटे का प्लान मत बनाओ, 15 मिनट का प्लान बनाओ। पहले 15 मिनट में 4 डेफिनेशन किया, अगले 15 मिनट में 4 डेफिनेशन किया, उसके अगले 15 मिनट में 2 डेरिवेशन 2 डेफिनेशन किया, तो क्या 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो गई? पर डरता वही है, नींद उसी को आती है, भूख का प्रॉब्लम सब कुछ उसी को होता है जिसने एक साथ में सोच लिया कि आज जब तक यहीं से प्राण ना निकल जाए तब तक नहीं उठूंगा। अब तुम टारगेट ही ऐसा सेट करो कि तुम्हारा दिमाग डर जाता है। 15-20 मिनट से आगे का टारगेट रखोगे, खुद को खुद ही फ्रस्ट्रेट करोगे तुम, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। डोंट डू दैट। सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, खाने का मन कर रहा है खा लो। नाटक करोगे ना कि नहीं खाना नहीं खाना, ध्यान उसी पे जाएगा। कम कर दो बस क्वांटिटी को। चाय पीने का मन कर रहा है पी लो, क्वांटिटी कम कर दो। ये वो टाइम नहीं है जब तुम अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो। सोचते ही सोचते 30 दिन निकल जाएंगे, क्या एक्सपेरिमेंट करोगे तुम? 30 दिन बीतने में कितना टाइम लगता है? तो 30 दिन के लिए है ना, ये मत सोचो कि वो वाली कुर्सी होती, 3 डिग्री पे पैर रख के 4 डिग्री पे हाथ होता तो शायद मेरा फिजिक्स हो गया होता। अब जहां बैठे हो वहीं फिजिक्स को निपटा लो। तुमको बस वो फॉर्मूला कैसे तो भी दिमाग में रखकर एग्जाम हॉल में घुसना है, और इतना टेम्पररली भी किया जा सकता है। अब इसके लिए आप कानून मत बनाओ कि ये फॉर्मूला तो मुझे तभी याद होगा जब मैं शेरवानी पहनूंगा और इत्र लगाऊंगा, इसके बिना तो ये चैप्टर हो ही नहीं सकता। ये नौटंकी कर रहे हो आप। वेरी सिंपल, टेम्पररली। अब अरे ये तो समझा ही नहीं, ये तो क्लासेस वालों ने करवाया ही नहीं था, इस दिन मैं एब्सेंट था या एब्सेंट थी, तो क्या हुआ? उस फॉर्मूले को रट तो सकते हो ना। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक ही कौन कर रहा है? अगर तुम्हारा उस दिन तुमने बंक मार दिया था, उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, उस दिन क्लासेस वालों ने नहीं करवाया, ये सब क्यों सोच रहे हो? आप अगर उस इंफॉर्मेशन को आज रट लो, 1 घंटे के लिए अगर आप उसको अपने दिमाग में फिट कर लो, तो एग्जाम में तो लिख कर आ ही जाओगे ना। बाद में जिंदगी पड़ी, आराम से पढ़ते रहना, कौन रोक रहा है तुमको? पर तुम बहाने मारोगे कि ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये वाले चैप्टर में मैं गाँव गया था, ये वाला चैप्टर में बीमार था। छोड़ दो वो सब कहानियां, छोड़ दो। कैसे तो भी उस फॉर्मूले को 4 बार 5 बार 6 बार देखो और उसको किसी तरह से टेम्पररी अपने दिमाग में रख लो। इसका सबसे आसान तरीका होता है, हर सब्जेक्ट के 150 टॉप क्वेश्चंस की लिस्ट निकाल लो, 2-3 व्हाइट पेपर लो और उसके ऊपर टॉप 150 क्वेश्चंस लिख लो। सॉलिड स्टेट से 5-6 क्वेश्चन ले लो, सॉल्यूशन से 5-6 क्वेश्चन ले लो। ऐसे करके 16 चैप्टर से 5-6 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ। 100 या 150 क्वेश्चंस की लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट को सामने लगा दो और दिन भर खाली उस पे सिर्फ क्वेश्चंस का नाम लिखा हुआ है, आंसर नहीं लिखा हुआ है। जैसे सॉलिड स्टेट में आपने लिख लिया ब्रेवाइस लेटाइसिस रट के जाना है, तब उस पे देखो ब्रेवाइस लेटाइसिस। अब आंख बंद करके सोचो कितने ब्रेवाइस लेटाइसिस थे, क्या क्या नाम था, कैसे थे। सॉल्यूशन में तुम उस पे देख रहे हो रॉल्ड्स लॉ, तो अब आंख बंद करके सोचो रॉल्ड्स लॉ क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या, आंख बंद करके सोचो। हर सब्जेक्ट के 150 टॉप क्वेश्चंस निकाल लो। उस 150 क्वेश्चन में आराम से तुमको 50 मार्क्स तो वही 150 क्वेश्चन देते हैं। अभी देखा ना तुमने, क्वेश्चंस रिपीट हुए, तो बोर्ड के साथ ये खासियत है। पर इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि रिपीट हुए का मतलब रिपीट ही होते हैं, अलग भी आए। कई बार ऐसा हुआ है जब एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, नहीं तो पता चला तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करके जा रहे हो कि अरे सर ने बोला था रिपीट होता है, 0 भी मिलेगा फिर।
रिपीट वाले क्वेश्चन करके जाना सेफ होता है, ठीक है, पर उसके अलावा जो बाकी का आपको साल भर पढ़ाया गया उसमें से भी क्वेश्चन आता है, और ऐसा कई बार हुआ है जब क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो टॉप 150 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ एंड गो थ्रू दैट लिस्ट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। वो क्वेश्चंस देखकर आपको क्वेश्चन ही याद हो जाने चाहिए कि वो कौन से 150 क्वेश्चन थे जो तुमने सेलेक्ट किए थे, एंड देन जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट। ये वो सब मत करो कि अब मैं लिख के पढ़ता हूं, मेरे को ये वाली आदत है, मेरे को वो वाली आदत गई तेल लेने, ऊपर ऊपर से बस देखो और अपने ऊपर ट्रस्ट करो। हो गए फेल तो हो गए, टेक रिस्क। अब अगर तुम बोलोगे लिख लिख के पढ़ता हूं तो तुम 10 घंटे में एक चैप्टर भी नहीं कर पाओगे, पर अगर तुम ऊपर ऊपर से उसी चैप्टर को 2 बार देखोगे तो 2 ही घंटे में हो जाएगा। तो राइट नाउ टाइम इज इसेंशियल। अब ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितने चैप्टर रिवाइज किए, अब ये मैटर करता है कि कितने कम टाइम में रिवाइज किए। और किसी भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, अपने सामने लिख के रखो कि 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे, 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे, वरना कई बार बायो लेकर बैठ गए तो पता चला फिजिक्स को भूल गए हो, फिजिक्स लेकर भूल गए तो केमिस्ट्री को भूल गए हो। हमेशा याद रखो कि जो चैप्टर को पढ़ रहे हो इसके बाद अभी तुमको फिजिक्स भी रिवाइज करना है, मैथ्स भी रिवाइज करना होगा, बायो भी रिवाइज करना होगा, तो जल्दी निपटाओ उसको। और डरो मत कि अरे सर लेकिन ऊपर ऊपर से देखेंगे तो भूल जाएंगे ना। मैं कौन सा बोल रहा हूँ एक ही बार देखो, ऊपर ऊपर से 4 बार देखो। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज को आप जितनी ज्यादा बार देखते हो वो ज्यादा याद रहती है, भले ही वो तुमको समझे या ना समझे। रास्ते पे चलते हो इतनी सारी दुकानों के नाम देखते हो, कितनी दुकानों के नाम तुमको समझ गए पर याद तो है ही ना, क्योंकि तुम उसको रोज देखते हो। वहां कहाँ अंडरस्टैंडिंग काम आती है, एक दूसरे के नाम को हम कहाँ समझते हैं, पर 50 बार देखा है तो याद आ ही जाता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो अपनी विजुअल एक्शंस को ट्रस्ट करो। 10 घंटे कोई चैप्टर लेकर मत बैठो, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम 4 घंटे में चैप्टर्स को निपटाओ। ऊपर ऊपर से फटाफट देखो और डरो मत, उसी को 2 बार देखो ना, तीसरी बार भी देखो, हु इज स्टॉपिंग यू। आई बात समझ में, पर जरा जल्दी जल्दी। और ये ध्यान रखो कि सब्जेक्ट भी 3 या 4 है, इस बात का ध्यान रखो, वरना 8 घंटे तक फिजिक्स पढ़ रहा फिर पता चला 2 दिन के बाद पेपर आ चुका है। खुद को फ्रस्ट्रेट मत करो, कीप ऑन सीइंग द चैप्टर्स, बार बार वो 150 क्वेश्चंस की लिस्ट को गो थ्रू करते रहो। आप देखो आपको 3-4 दिन में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और अपने बॉडी के साथ जो मन में आए वो एक्सपेरिमेंट करो। आज नींद लग रही है ना, सो लो 15 घंटा। आज लग रही है ना नींद, सो लो, बात मानो मेरी, कल एकदम रिलैक्स रहोगे। और डरो मत उठने के बाद कि 15 घंटा चला गया, वो जाना ही था। अगर उस 15 घंटा तुम जाग भी जाते ना तो भी तुम्हारा ध्यान कहीं और होता, पढ़ाई में नहीं लगता वो। और कभी भी ये सोचकर टारगेट मत बनाओ कि आज से 5 दिन बाकी है, एक दिन में 24 घंटे होते, ये सबसे ज्यादा करोगे तुम। 5 दिन बाकी है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटा सोऊंगा, 16 घंटे बचेंगे, 16 में से 1 निकाल दो तो कम से कम 15 घंटे तो मैं पढ़ ही सकता हूं। 15 पचे 75, मतलब मेरे पास ये मत करना। टारगेट सेट करो डेली 4 घंटे का, कि आज बस 4 घंटा पढ़ना है। इससे ज्यादा का अगर तुम टारगेट सेट कर रहे हो, आधों से तो अचीव ही नहीं होगा। जो टॉपर्स है वो कर लेते हैं, क्योंकि टॉपर्स को आदत पड़ी हुई है 10 घंटा 12 घंटा बैठने की। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। 4 घंटे से ज्यादा का टारगेट रखो ही मत। बस इतना सुबह सुबह उठकर सोचो कि 4 घंटा पढ़ूंगा, हुआ पास तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, खत्म कहानी। कोई तुम्हारी जान नहीं ले लेगा, और भी रास्ते हैं आगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक, चलो बाकी के डाउट्स मैं कल लेता हूँ। वैसे भी अब 3-4 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा, तो रुक के कोई मतलब नहीं है। अच्छे से पढ़कर आना, कल डाउट्स पूछ लेना, कल रिवाइज भी करवा दूंगा स्टार्टिंग में। सर डन, चल, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय। बाय।